हम कहते हैं जी बीच वाले इलेक्ट्रॉनों ने शील्ड कर दिया किसको, न्यूक्लियस को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से। बस इतनी सी बात है। ये तो बड़ा आसान है। हाँ, ये बड़ा आसान है। कोई उदाहरण ऐसे देखिए, मान लीजिए आपके पास एक लैंप है, अच्छा, न्यूक्लियस की तरह, ठीक है, उससे रोशनी निकल रही है बल्ब से, और उसके बाहर आपने एक कांच का गोला लगा रखा है, फ्रॉस्टेड ग्लास है। वो क्या करता है, वो कम कम रोशनी को बाहर जाने देता है, डिफ्यूज कर देता है। तो रोशनी यहां से तो निकली ज्यादा ज्यादा, और ये जो ज्यादा ज्यादा रोशनी निकली उसको कुछ हद तक कांच ने रोक लिया, और बची कुछ ही रोशनी ही आपकी आंखों तक पहुंच पाई। अगर आपकी आंखों को मान ले कि वो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, और इसको हम मान ले कि वो बीच में इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का सारा आकर्षण इलेक्ट्रॉन तक आ रहा है, इसकी सारी लाइट आंख तक पहुंच रही है? नहीं, ये बीच में जो बदमाश हैं ये रोक ले रहे हैं इसे, ये शील्ड कर रहे हैं इसको, बल्ब की लाइट को आपकी आंखों से, या बीच वाले इलेक्ट्रॉन शील्ड कर देते हैं न्यूक्लियर चार्ज को, किससे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से। बहुत ही आसान सा बहुत सुंदर उदाहरण है जिससे आपको इसकी पूरी फील आ जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट तो समझ में आ गया। पहली बात तो, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, हम बोर की दुनिया में जी रहे हैं, इट्स वेरी बोरिंग, कोई शील्डिंग नहीं होगी। क्यों? शील्डिंग तो तब होती है जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ही शील्डिंग का महत्व है, उसकी सेंस है, मेक सेंस, ठीक है। क्यों होता है? रिपल्शन ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। कौन से इलेक्ट्रॉन शील्डिंग अच्छी करते हैं? शील्डिंग मतलब भाई जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को घेर के जैसे ये शेल्स हैं और यहां इलेक्ट्रॉन है बाहर, अब बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आप कह सकते हो कि ये शील्डिंग कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए मैं येलो कलर से बना रहा हूं उनको अलग से दिखाने के लिए, तो एक बात ये बताइए, ये इलेक्ट्रॉन्स अच्छी शील्डिंग में क्या एसपीडीएफ वाले सब एक जैसी शील्डिंग करेंगे? नहीं, बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स भी जितना न्यूक्लियस के करीब होंगे, जितना पेनिट्रेटिंग होंगे, जितना न्यूक्लियस के करीब पहुंच गए होंगे, उतनी ही शील्डिंग अच्छी करेंगे। अच्छा, तो सबसे करीब न्यूक्लियस के होते हैं एस, एस का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, उससे कम पी का, उससे कम बी का, उससे कम एफ का, अज्यूमिंग कि इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। अच्छा, तो दुनिया के सारे एस दुनिया के किसी भी पी से अच्छे हैं? नहीं। अगर मान लीजिए आपके पास बहुत बाहर वाली 6s है और एकदम अंदर वाली 2p है, उनकी तुलना नहीं करी जा सकती। लेकिन अगर आपके पास 4s, 4p, 4d और 4f है, तो 4s की शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा अच्छा होगा, वो न्यूक्लियर चार्ज को ज्यादा अच्छे से ढक लेगा। अच्छा, 4p उतना ढक नहीं पाएगा, 4d और भी कम, और 4f तो बहुत ही लल्लू है, कुछ भी ज्यादा खास नहीं कर पाएगा। ये मतलब है, ये पॉइंट याद रखना है। सो एवरीवन, हमने देखा जो होते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे शेडिंग करते हैं, ठीक है। एक टर्म आती है उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। मान लो मेरे पास एक एल्यूमिनियम का एटम है, इसके बीच में ये क्या है, एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस है एल्यूमिनियम का। तो बताओ इसके लिए जो जेड की वैल्यू होती है कितनी होती है? 13 होती है। कितनी? 13 होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 13 प्रोटॉन है, ठीक है, समझे। तो क्या हो रहा है, मान लो एक शेल ये हो गई, एक बाहर वाली हो गई, एक ये हो गई, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो देखो जो ये बाहर वाला शेल है या फिर ये वाला शेल है, यहाँ पर पूरे 13 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, ये अट्रैक्शन कुछ बढ़ गया, ये अट्रैक्शन कुछ घट गया है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इसकी शील्डिंग कर रहे हैं। इसलिए ये जो जेड होता है 13, ये एक्चुअली वर्क नहीं करता सारे इलेक्ट्रॉन्स पर, जो इफेक्टिवली वर्क करता है उसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव, ठीक है। बेटा देखो, हाँ, मुझे पता है हम फास्ट जा रहे हैं, आई नो दिस थिंग, मुझे पता है फास्ट जा रहे हैं, क्योंकि बेटा देखो तुम्हारा आरएम बैच है, हमें 2 साल का सिलेबस 1 साल में करना है ना। जो चैप्टर है इसको हम 2 लेक्चर में कर रहे हैं। कितने में? 1 लेक्चर आज हो गया तो परसों पूरा हो जाएगा। तो बेटा आप लोगों को ट्राई करना है थोड़ा कोऑपरेट करने का,
अगर मैं अभी हर चीज दोबारा समझाऊंगा तो बेटा हमारे सिलेबस नहीं होगा। क्योंकि सेशन आज पूरा हो जाएगा, कल ही दोबारा सेशन नहीं रहेगा, हमारा स्पिल ओवर हो जाएगा। समझा करो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आगे से ट्राई करो पूरा फोकसफुली सुनने का, ठीक है। मतलब जो जेड इफेक्टिव क्या है, यानी जो नेट चार्ज इलेक्ट्रॉन्स फील कर रहे हैं उसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव। मान लो तो क्या हो जाएगा जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा। जेड माइनस सिग्मा क्या होता है, ये भूल जाओ क्या होता है। ये मतलब ये है कि यानी ये सिग्मा मैंने हटा दिया, ये सिग्मा मैंने हटा दिया, मान लो इसको 3 इलेक्ट्रॉन शेड कर रहे हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है, तो अब ये क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव हो जाएगा। शेडिंग इफेक्ट क्या है, देखो ये बेटा मेरा न्यूक्लियस है, इसके बारे पहली शेल है, इसके बारे दूसरी शेल है, ठीक है, ये तीसरी शेल है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स, देखो, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों ये देखो, ये तो इसको पूरा अट्रैक्ट करेगा, यू कैन सी, है ना। ये भी इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी इसको क्या लगा रहा है, धक्का लगा रहा है, मतलब ये इसको बाहर की तरफ धक्का लगा रहा है, ये यहाँ फोर्स लगा है। लेकिन जो न्यूक्लियस है क्या कर रहा है, ये इसको खींच रहा है, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस के चार्ज से आउटर इलेक्ट्रॉन की क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। ये जो शील्ड वर्क कर रहे हैं इनके आगे आगे, मतलब ये अब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब बच्चों बात करते हैं कुछ ट्रेंड्स की। हमें ट्रेंड्स पढ़ने, एटॉमिक रेडियस का, आयनों एंथैल्पी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी का। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक रेडियस का। देखो बच्चों क्या होता है, रेडियस क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। देखो न्यूक्लियस का सेंटर है और मान लो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अब ये 3 टाइप की होती है। पहला होता है कोवेलेंट रेडियस, दूसरी होती है मेटलिक रेडियस, और तीसरी होती है वान डेर वाल्स रेडियस। जो ये होती है किसके बीच में होती है, ये होती है इनर्ट गैस के बीच में होती है। किसके बीच में होती है, इनर्ट गैस के बीच में। जब इनर्ट गैस आपस में कभी कभी बॉन्डिंग बनाती है तो उनके बीच में वान डेर वाल्स रेडियस होती है। ये कहाँ होती है, ये होती है मेटेलिक बॉन्ड में। कहाँ होती है, मेटेलिक बॉन्ड में। मान लो मेरे पास आयरन का आइटम है और दूसरा आयरन का आइटम जब बॉन्ड बनाएगा उसको बोलते हैं मेटेलिक रेडियस, ठीक है। पहले बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस। तो बच्चों रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियस। देखो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम दूसरे एटम में ओवरलैप करता है, यू कैन सी। एक का सेंटर ये रहा, एक का सेंटर ये रहा, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी मान ली मैंने, यू कैन सी। तो जो बच्चों आर कोवेलेंट होगी क्या होगी, इसकी आधी होगी। क्या होगी, इसकी आधी होगी, डी बाय टू, यानी देखो इतनी, यू कैन सी। अब बात करते हैं मेटेलिक रेडियस। देखो मेटेलिक रेडियस क्या करते हैं, वो ओवरलैप नहीं करते, वो ऐसे बॉन्ड बनाते हैं। जो मेटेलिक बॉन्ड्स बनते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्नेल्स, वो ऐसे बनते हैं, ठीक है। यानी इसमें एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं हो रहे एटम्स। देखो यानी जो डिस्टेंस है, जो आर मेटेलिक होगी क्या होगी, डी बाय टू होगी, ठीक है, यहां, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर नोबल गैसेस। देखो बच्चों नोबल गैसेस बॉन्ड बनाती है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, बट ये आपस में टच भी नहीं करती है, ठीक है। जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस उसको क्या बोला मैंने, ये डी बोल दिया। तो बच्चों जो आर वंडरवाल क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डी बाय टू। क्या हो जाएगी, डी बाय टू। अब देखो यहाँ पर रेडियस कितनी ज्यादा है, यू कैन सी। यहाँ देखो यहाँ थोड़ी कम हो गई है रेडियस इतनी, और यहाँ देखो यहाँ ये बिल्कुल ही कम हो गई है। मतलब इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, इनका ऑर्डर हो जाएगा, सबसे बड़ी होती है वंडरवाल रेडियाई, फिर होती है मेटेलिक रेडियाई, फिर होती है कोवेलेंट रेडियाई। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी कम रेडियाई होगी। यहाँ पर तो बिल्कुल भी ओवरलैपिंग नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल भी ओवरलैपिंग नहीं है, यहाँ ओवरलैपिंग है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों जो फैक्टर्स एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करते हैं, उनकी बात करते हैं वन बाय वन। तो एवरीबॉडी प्लीज वॉच द वीडियो। रेडियस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, सबसे इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर्स बोलता हूं। पहला फैक्टर है नंबर ऑफ शेल्स। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे एक के ऊपर एक, वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाएगी। इट इज समथिंग लाइक आस्किंग
कि किसी बिल्डिंग की ऊंचाई किस बात पर डिपेंड करती है? जवाब है भैया, जितने फ्लोर होंगे बिल्डिंग में उतनी ऊंची बिल्डिंग होगी। हाँ, लेकिन अगर कोई फ्लोर छोटा, किसी में बड़े फ्लोर हो गए तो आमतौर पर सब एक जैसी होती है। तो आमतौर पे मोस्टली हर फ्लोर की हाइट 9, 10, 11 फुट के आसपास होती है। तो जिसमें नंबर ऑफ फ्लोर ज्यादा होंगे उसकी हाइट ज्यादा होगी, जिसमें नंबर ऑफ फ्लोर कम है उसकी हाइट कम होगी। ऐसे ही जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ती चली जाएगी। ये तो आसान है, ऑफ कोर्स ये बड़ा आसान है। जैसे देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, यस, डाउन द ग्रुप चलेंगे तो शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, आकार भी बढ़ता चला जाएगा। देख सकते हैं आप, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ये। और कुछ? हाँ, दूसरा मंत्र यह है कि अगर न्यूक्लियस का आकर्षण बढ़ गया तो क्या होगा? तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को घसीट के अपने पास बुला लेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर न्यूक्लियस के पास आएगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा होगा या बड़ा होगा? अरे न्यूक्लियस के पास आ रहा है, पास मतलब करीब आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा होगा, और जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, रेडियस उतनी ही कम होगी। अच्छा, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्ट होकर न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा, एटॉमिक रेडियस घट जाएगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना अट्रैक्ट हो रहा है। बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो रेडियस घटेगी। ऐसे इनवर्स प्रोपोर्शन एज अ मैथमेटिकल रिलेशन इज अ बैड आइडिया, पर हाँ, आप ये जरूर कह सकते हो कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो एटॉमिक रेडियस कम होती चली जाएगी। अच्छा, जैसे इसके कई उदाहरण देखे जा सकते हैं। अक्रॉस द पीरियड चलेंगे तो देख लीजिए, अक्रॉस द पीरियड क्या है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जैसे जैसे आप अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है। प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता चला जा रहा है, और एटम सिकुड़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, एटम छोटा होता चला जाएगा। अच्छा, तो सबसे बड़ा लिथियम है। किसी भी पीरियड में अगर सेम स्केल पर नापेंगे तो सबसे बड़ा एटम होगा अल्कली मेटल का, और छोटा होते होते सबसे छोटा एटम होगा हैलोजन का। नोबल गैसें कहां है? नोबल गैसों को वॉन डर वाल्स रेडियस निकालते हैं, जो अगर वैल्यू देखेंगे तो बहुत ज्यादा लगेगी। तो कई किताबों में लिखा होता है कि सबसे बड़े एटम नोबल गैसेस के हैं, और नोबल गैसेस के वो वॉन डर वाल्स रेडियस की स्केल पर नापो तब लगते हैं कि वो सबसे बड़े हैं, अन्यथा कायदे में वो सबसे बड़े नहीं है। सबसे बड़े तो अल्कली मेटल्स होते हैं। और झगड़ा ना हो इसलिए हम कह देते हैं, अगर नोबल गैसेस को छोड़ दें तो सबसे बड़े अल्कली मेटल्स हैं और सबसे छोटे हैलोजेंस। क्यों? उन्हें सिमिलर स्केल पर नापना संभव होता है, इसलिए। एक और फैक्टर है, इसका महत्व उतना तो नहीं है। ये क्या है? ये है स्ट्रिनिंग इफेक्ट। अच्छा, ये क्या है? बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट की तो हम बात कर रहे हैं, उससे रेडियस निकालते हैं, और बीच के इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़िया स्क्रीनिंग करेंगे, अगर न्यूक्लियस के चार्ज को अच्छे से ढक लेंगे, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे और रेडियस बढ़ जाएगी। ये तो वही चीज है, जेड इफेक्टिव तो है ये। हाँ, जेड इफेक्टिव है। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो जेड इफेक्टिव कम होगा। स्क्रीन बढ़िया कर रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा और साइज बढ़ जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस, ऐसे आप बोल सकते हो, राइट? एग्जाम्पल शायद आपको बहुत अच्छा न लगे, क्यों? डाउन द ग्रुप में तो शेल बढ़ ही जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि साइज बढ़ जाएगा। उसके लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट देखने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीनिंग इफेक्ट को ज्यादा खूबसूरती से हम देखेंगे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में। ये कब आएगा आगे देख लेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। सो एवरीवन, हमने बात करी एटॉमिक रेडियस किस पे डिपेंड करती है। अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, रेडियस बढ़ेगी। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, रेडियस कम होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों ट्रेंड्स की। एवरीबॉडी प्लीज वॉच द वीडियो। कैसे वेरी करती है? वेल,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बढ़ता है, यानी कि एक्स्ट्रा शेल ऐड होते हैं, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो रेडियस बढ़ जाता है। मेक सेंस? ठीक है, एक बहुत सुंदर ग्राफ है, इसको देखिए। ये क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुपीडियम, सीजियम। एक मजे की बात देखिए, ये बढ़ रहे हैं और फिर बीच में एक स्लोप चेंज हो रहा है। बढ़ तो रहा है, स्लोप कम हो गया है, मतलब उतनी तेजी से साइज नहीं बढ़ रहा। हाँ ठीक है, ये क्या है? ये है ग्राफ किसका? अल्कली मेटल्स का डाउन द ग्रुप। हैलोजेंस डाउन द ग्रुप देखेंगे तो वो भी बड़े प्रेम से इस तरह से बढ़ रहे हैं। जो स्लोप का चेंज है यहाँ पोटेशियम पर है, और जो स्लोप में चेंज है यहाँ क्लोरीन में है। क्या आप गैस कर सकते हैं कि स्लोप क्यों बदल रहा है? आई लीव दैट एज एन एक्सरसाइज टू यू। आई मीन, बहुत रिफाइंड, बड़ा महीन सा पॉइंट है, लेकिन हाँ, थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा वहां तक आप पहुंचे इसके लिए, और सोचिएगा इसके बारे में, मनन कीजिएगा। फिलहाल आगे चलते हैं और देखते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन अ पीरियड। अक्रॉस द पीरियड क्या होगा? अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाता है लेफ्ट से राइट, जेड इफेक्टिव बढ़ता चला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा आकर्षित होता है न्यूक्लियस की ओर, और एटॉमिक रेडियस बहुत ही प्यार से घटती चली जाती है। देखिए, लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक छड़ा ग्राफ देखिए, बिल्कुल बहुत प्यार से तेजी से तारे जमीन पर कम हो रहा है एटॉमिक रेडियस। तो बच्चों हमने सीखा, अगर मैं ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जा रहा हूं तो रेडियस क्या करेगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि शेल्स बढ़ते रहते हैं जाने पर। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो रेडियस क्या होगी? घटेगी। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ता है मतलब न्यूक्लियस का नेट अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा मतलब इलेक्ट्रॉन पास में आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पास में आएगा मतलब साइज कम होगा। ठीक है, समझ लेना। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज घटता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं बच्चों डी 3D सीरीज। देखो, मतलब मेरे पास, लेट मी एड ए न्यू स्लाइड। यहाँ देखो, सचिन तेंदुलकर वीरू से मांगे फील्डिंग, कुंबले ने कप जीता। दोबारा याद कर लो, सचिन तेंदुलकर वीरू से मांगे फील्डिंग, कुंबले ने कप जीता। ठीक है, ये हो गई निमोनिक्स। मेरे पास ये क्या है? 3D सीरीज है। मतलब देखो, अब मैंने क्या पढ़ाया था, अगर मैं पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट जाऊंगा, अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो साइज घटेगा। मतलब साइज क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर Fe, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर कॉपर, फिर जिंक। ये ऑर्डर आना चाहिए था, बट ये केमिस्ट्री है, यहाँ तो एक्सेप्शन हो गई। तो बच्चों क्या होता है? देखो, लेट मी एड ए न्यू स्लाइड। ध्यान सुनना बच्चों, एंड डोंट लीव द क्लास। ओके, दो चीज होती है। एक होता है जेड इफेक्टिव। लेट मी रिफ्रेश। सी एवरीवन, एक होता है जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियस का चार्ज, एक होता है इलेक्ट्रॉन